आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग जो विद्यापति के पद पढ़े थे उसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 11th में जो कविता की बात करें काव्य पक्ष में, तो यहाँ पर देखिए विद्यापति के पद जो हमने पिछले दो कक्षाओं में पढ़ा था, पहला और दूसरा पद, उसी से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है उस प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। और जो 11th की संपूर्ण तैयारी है वह हम लोग करेंगे हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी साहित्य का। तो देखिए, पहला है विद्यापति के पद, और इससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न है उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस हो रहा है। चंदन, जो हम लोग जानते हैं कि चंदन जो है वह उसकी लेप करने से ठंडा महसूस हो रहा है, तो यह विषम कठिन क्यों लग रहा है, अलग क्यों लग रहा है। तो इसका जो आंसर है नीचे देखिएगा और इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो देखिए, मैथिल कोकिल विद्यापति के जो पद में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि विरह बाला राधा की विरह वेदना का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सपना में भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होने से राधा का हृदय आतुर और व्याकुल है। इस विरह वेदना में चंदन जो शीतल और आनंददायक है वह भी विष के समान होकर उसके शरीर को तीक्ष्ण और उष्ण लग रहा है, गर्म लग रहा है। विरह वेदना ने उनकी मानसिक पीड़ा को बढ़ा दिया है। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है कि राधा की साड़ी मलिन हो गई है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, राधा की साड़ी मलिन हो गई है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो कृष्ण की सखा हैं उद्धव के कहे अनुसार मथुरा से कृष्ण आने वाले हैं और राधा श्रृंगार कर नई साड़ी पहन करके कृष्ण की आने की बाट जोह रही है, रास्ता देख रही है। किंतु विरह की अवधि जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे कृष्ण को आने में देरी होती है, वैसे वैसे राधा की बेचैनी और बढ़ती जाती है और वह धीरे धीरे विस्तृति की अवस्था को प्राप्त करती है और अपने शरीर की सुदबुद भी नहीं रहता है। फलतः उसकी साड़ी रास्ते की धूल, हवा, पानी आदि के प्रभाव से क्या होता है, मलिन हो जाता है और गंदी हो जाती है। ठीक, उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, चंद्रबदनी नहीं जीवती रे बद लागत काहे। इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इस पंक्ति का आशय आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, यदि आपको प्रश्न आए तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ पर कर सकते हैं। पंक्तियाँ मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा विरचित जो पद है पहला पद से लिया गया है। कवि ने श्री कृष्ण के विरह में राधा की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है और मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा की विरह की उत्कृष्ट व्यंजना की है। और श्री कृष्ण के गोकुल आने के इंतजार में राधा को चंदन भी विष के समान प्रतीत हो रहा है और शरीर पर किए गए गहने भी उसे भारी लग रहा है। जो गहने आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं वह भी क्या भार स्वरूप उन्हें लग रहा है। इसका कारण श्री कृष्ण की साक्षात दर्शन की बात तो दूर, वह सपने में भी उसे दिखाई नहीं देते हैं। उनके आने के इंतजार में विरह स्वरूप राधा जो है कदम के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी है और उसकी साड़ी का रंग मलिन हो गया है। ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है कि विरह वेदना ने उसके प्राण विरह वेदना उसके प्राण को हर लेगी। वह उद्धव जी से व्याकुल होकर के कहती है कि हे उद्धव, भी आप मथुरा जाकर के, मतलब उद्धव से कहते हैं कि आप जो है मथुरा जाकर के कृष्ण को कहें कि चंद्रबदनी, मतलब जिसका शरीर चंद्रमा के समान है, अर्थात राधा अब नहीं जिएगी और इस वध का पाप श्री कृष्ण को ही लगेगा, क्योंकि उसकी उन्हीं से प्रेम मिलन न होने के कारण राधा जीवित नहीं रहेगी। तो ये जो ऊपर उपयुक्त पंक्ति है, चंद्रबदनी नहीं जीवती रे बद लागत काहे, इसका यही आशय है। और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स को तैयार भी करते चलिए, चूँकि हम जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों का उत्तर करेंगे, पढ़ेंगे भी और प्रश्नों का भी उत्तर करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विद्यापति विरहनी नायिका से क्या कहते हैं, उसके कथन का क्या महत्व है। तो जो श्रृंगार रस के हस्तसिद्ध कवि हैं विद्यापति, उसके अनुसार राधा कृष्ण की वेदना, विरह की वेदना में अग्नि में दग्ध होती जा रही है, उसकी अगन में जल रही है। राधा जो अपनी सुध बुध खो चुकी है, निराश हो चुकी है और विरह की दशाओं में अंतिम दशा मरने की प्राप्त सी हो गई है, और ऐसी परिस्थिति में उसके भीतर आशा का संचार करने के उद्देश्य से विद्यापति कहते हैं कि आज कृष्ण गोकुल आने वाले हैं, कृष्ण गोकुल आने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, अतः शीघ्र से कृष्ण मग में जाकर उनकी कृष्ण का जो है वहाँ पर जाकर के गोकुल में जाकर के प्रतीक्षा करो। कहीं मिलन संयोग की यह अनुपम विलक्षण घड़ी जो जिससे तुम वंचित हो वहाँ पर आप मिल सकती है। कवि विद्यापति ने ऐसा कहने का उद्देश्य यह निहित है कि प्रेम की विरह की अनिवार्यता तो है, प्रेम में विरह की अनिवार्यता तो है, बिछड़ने की अनिवार्यता तो है, लेकिन वास्तविक मरण यह विरह यदि जारी रहता है तो प्रेम की समाप्ति निश्चित है। अतः कवि राधा को प्रबोध देते हुए आशान्वित करते हुए कृष्ण के आगमन की सूचना देता है, ताकि मिलन की आकांक्षा में निराशा का भाव कुछ कम हो जाए, प्रेम की यह पवित्र क्रीड़ा अनवरत चलती रहे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। हमने आपको जो प्रथम पद है वह कविता में पढ़ा दिया है, और चलिए इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, महाकवि विद्यापति ने बसंत शरद समय भय पायोल में नायिका राधा के शरीर मुख की उपमा देने के लिए चंद्रमा जैसे विश्व प्रसिद्ध उपमान का प्रयोग किया है, किंतु अपने ही उपयुक्त उपमान से कवि संतुष्ट नहीं है। इस कारण कि चंद्र की नित्य प्रतिदिन बदलने वाली स्थिति है। विधि विधाता ने अनेक बार इस चंद्र को काट छांट कर इसे बढ़ाया घटाया, फिर भी यह योग्यता नहीं प्राप्त कर सका कि विद्यापति की नायिका का शरीर का उपमान बन सके। कहने का ये तात्पर्य है कि जो नायिका है उसकी जो रूप सौंदर्य है वह उसके सामने चंद्रमा भी फीका है। विद्यापति ने नायिका के शरीर के लिए उपमान बन सके। वस्तुतः विद्यापति की नायिका श्यामा नायिका है, उसकी सौंदर्य लावण्य तिल तिल नूतन हो वाला है, अतः उसके आगे चंद्रमा जैसे उपमान भी कैसे टिक सकता है। उसके बाद कमल आँखों के समान क्यों नहीं हो सकता, कविता के आधार पर बताएं। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। हमने जो 2 प्रश्न थे वो उस प्रश्न को हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर यदि हम काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें में कुछ पंक्तियाँ हैं, उस पंक्तियों को यदि हम देखें तो भनई विद्यापति मन, ये क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप सबको देखने को मिल सकता है। भनई विद्यापति मन दय रे सुनु गुणमती नारी, आज आवो हरि गोकुल रे पथ चलू झटझारी, जो अंतिम पंक्ति था वहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नव कवि शेखर जैसी उपाधियों से विभूषित महाकवि विद्यापति के पद से उद्धृत है, ली गई है। इसमें कवि ने वीर विदग्धा नायिका का प्रबोध दिया है। वे कहते हैं कि हे गुणमती नारी अर्थात राधा, तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो, आज हरि यानी कि कृष्ण गोकुल आने वाले हैं, इसलिए तुम झटपट उसे मिलने के लिए चल पड़ो। तो यहाँ इस पंक्ति में जो मिलन की आकांक्षा है, मिलन की जो आतुरता है, उसको बढ़ाते हुए, उसको प्रबोध देते हुए कवि ने एक आशा की उम्मीद जगाई है, आशा की किरण उसमें दिखाई दे रही है, जो कि नायक के विरह मिलन में व्याकुल थी। तो यहाँ पर देखिए नीचे में कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि विद्यापति ने विलक्षण प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। आज आवोत तथा झटझारी में निहित अनुप्रास अलंकार बड़े स्वाभाविक बन पड़े हैं। इस प्रकार भाव संपदा एवं कला सौष्ठव की दृष्टि से ये पंक्तियाँ अत्यंत उत्कृष्ट हैं।
अगला है लोचन तुल कमल नई भय सकजे, से जग के नहीं जाने, से फेरी ना जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। तो इसका देखिए, इसका प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के अमर महाकवि विद्यापति के पद से लिया गया है। इस पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य के सामने कवि जगत की प्रसिद्ध सुंदरता को के सुप्रसिद्ध उपमानों को भी फीका दिखाया है। जो उपमान है, जो प्रायः हम लोग जो आँख की तुलना कमल से करते हैं, तो यहाँ पर जो है कमल को जो नेत्र है, नायिका की नेत्र है, उससे फीका दिखाया गया, उससे कम दिखाया गया है। यहाँ कवि ने कहा है कि कमल जो सुंदरता के लिए जाना जाता है, वह भी तेरे नेत्रों की सुंदरता के समानता नहीं कर सकता है। कदापि इसी उपमान और लज्जा के कारण वह जग को की आँखों से दूर जल में छिप गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। कमल को नायिका के नेत्रों में हीनतर सिद्ध कर दिया गया है, अतः इसका काव्य सौंदर्य सर्वथा सराहनीय है। ठीक है। और इस तरह से जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था, उस प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और आप इसी तरह से साथ बने रहिए, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग बारी बारी से क्लास भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो प्रश्न उत्तर है उसको भी करते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।